इन शब्दों को या उद्देश्यों को सम्मिलित किया है, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, ये एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है। एक प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ एन पालकीवाला ने अपनी एक पुस्तक वी द पीपल के नाम से लिखी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। आप भलीभांति परिचित हैं कि एन पालकीवाला संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है भारत के संविधान की प्रस्तावना की, कि हम भारत के लोग भारत को, देखिए भारत शब्द 2 बार आ रहा है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जैसा कि आपको भी ध्यान रखना है कि भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार उल्लेखित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ सावरेंटी, अगर इसका अंग्रेजी शब्द अगर हम पढ़ें या देखें तो सावरेंटी जो है उससे ये तात्पर्य है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप में संप्रभु राष्ट्र है। किसी भी प्रकार का निर्णय बिना किसी दबाव के भारत सरकार ले सकती है। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, आप सब ये जानते हैं कि यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। उसके उपरांत पंथ निरपेक्ष, यह शब्द भी मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसके साथ में एक तीसरा शब्द और आता है, और अखंडता। ये तीनों शब्द प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। जैसा कि हम यहाँ अगर लिखें तो समाजवादी, समाजवाद नहीं कहेंगे, समाजवादी कहेंगे, मूल शब्द है। उसके उपरांत पंथ निरपेक्ष, कई पुस्तकों में मैंने देखा है इसको पंथ निरपेक्षता भी लिखा होता है, लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द ही प्रस्तावना में है, इसका ध्यान रखना है। इसके उपरांत और अखंडता, यह तीसरा शब्द है जिसे जोड़ा गया है। कई विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि भी यह 2 शब्द हैं या एक है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि यह एक ही शब्द है। इसी प्रकार समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की आयरन लेडी, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया। और आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन संविधान में किया गया, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर यह जो संवैधानिक संशोधन है वह किया गया था। तो आप इन तीनों शब्दों को ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको इन शब्दों का अर्थ बता दूं थोड़ा सा। समाजवादी, इसका मतलब है भारत में इस प्रकार का समाजवादी मॉडल तैयार करना है जिससे गरीबी और अमीरी की खाई धीरे धीरे समाप्त हो जाए, उसका दायरा सिमट जाए और आने वाले समय में हम एक ऐसा भारत बना सकें जिसमें जो समानता है उसका लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएँ। समानता से तात्पर्य है आर्थिक समानता से, आर्थिक न्याय से। इसके उपरांत पंथ निरपेक्ष, अब आप कई पुस्तकों में पढ़ते हैं कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष भी लिखा होता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द में एक भारी अंतर है। धर्मनिरपेक्ष, कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म, भारतीय संदर्भ में धर्म है मूल्य, वैल्यूज़, और हम वैल्यूज़ या मूल्यों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता एक सही शब्द यहाँ पर नहीं होगा। जब इसे जोड़ा गया तो इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ और उस समय यह तय किया गया कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाना चाहिए। पंथ एक पद्धति, पूजा पद्धति, एक प्रकार से हम अपने ईश्वर के साथ किस प्रकार के संबंध रखते हैं, वह सभी चीज़ें पंथ निरपेक्षता के दायरे में आती हैं। तो पंथ निरपेक्ष इसके लिए सही शब्द है। धर्मनिरपेक्ष शब्द अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिले तो आप उसे गलत मान लीजिए, पंथ निरपेक्ष शब्द बिल्कुल सही रहेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वैसे देखा जाए तो अगर हम मूल प्रस्तावना देखें तो जब हम कहते हैं कि भी भारत की प्रकृति क्या है, भारत की प्रकृति, अब अगर हम प्रस्तावना में ये देखें कि भारत की प्रकृति क्या है तो हम पहले देखते थे कि SDR, अब इसको मैं स्पष्ट कर दूं, SDR से मतलब है सॉवरेंटी,
डी से डेमोक्रेटिक और आर से रिपब्लिक मूल प्रस्तावना केवल इन 3 शब्दों में ही भारत की प्रकृति की व्याख्या करती थी। लेकिन इसके उपरांत जैसे कि अभी आप पढ़ चुके हैं कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसका दायरा बढ़ाते हुए इसे SSSDR कर दिया गया। SSSDR ये याद रखना है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत की प्रकृति के संदर्भ में अगर यूँ कह लीजिए कि भारत की परिभाषा दीजिए तो भारत की परिभाषा आप इन शब्दों को लेकर देंगे। SSSDR की व्याख्या कर दूं, एस से सॉवरेंटी ही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ही है। फिर हम जब दूसरा एस लेते हैं तो यहाँ आ जाता है, देख लीजिए आप, समाजवादी, सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब समाज बड़ा है इसलिए समाज यहाँ पहले आया। फिर सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, तो इसका मतलब समाज से पहले राष्ट्र। ध्यान रखें आप, राष्ट्र पहले है, फिर समाज है, फिर पंथ निरपेक्षता है। इसको अगर आप इस तरीके से याद रखें तो यह क्रम आप याद कर पाएंगे। और इस शब्दों का क्रम पूछा जाता है जब आप आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्र का मतलब यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, एस से यहाँ मतलब है सोशलिज्म, समाजवादी, फिर एस से मतलब है सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष। फिर उसके बाद में हम डी से डेमोक्रेटिक, जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है लोकतंत्रात्मक, और उसके बाद में आर से है रिपब्लिक, जैसे आप देख पा रहे हैं गणराज्य। लोकतंत्र, आपको अब्राहम लिंकन की वह प्रसिद्ध परिभाषा याद है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी जब शासन में होती है तो हम उसे लोकतंत्र कहते हैं। आपको भली भांति परिचित है, भारत में भी लोकतंत्र है। गणराज्य यह एक प्रसिद्ध शब्द है। गणतंत्र या गणराज्य से तात्पर्य है कि ऐसा राष्ट्र जहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष, जैसे कि आपको पता है कि भारत में राष्ट्र अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, जहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाए उसे गणराज्य कहते हैं। ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ राजा का बेटा या रानी, उस प्रकार से वहाँ राजतंत्र की पद्धति है। लेकिन हमने ब्रिटेन से लोकतंत्र को तो ग्रहण किया, लेकिन हमने गणराज्य, फ्रांस, अमेरिका, वहाँ से हम प्रभावित हुए। और राष्ट्रपति, जब राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाए, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, तो किसी भी प्रकार से उसका चुनाव हो, निर्वाचन हो, तो हम उसे गणतंत्र कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको आगे टॉपिक जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अनुच्छेद 54 में किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल वर्णित है और किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अब हम भारत के लोग क्या चाहते हैं? हम भारत के लोग ये चाहते हैं कि हम इस प्रकार का एक दायरा बनाना चाह रहे हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तथा उसके समस्त नागरिकों को, आपको ध्यान देना है, जो भी अब लक्ष्य हैं, अब इसके बाद में जैसे ही आपने भारत की प्रकृति पढ़ी, उसके बाद में दूसरी चीज़ आप पढ़ते हैं कि संविधान का लक्ष्य क्या होगा। संविधान का लक्ष्य क्या होगा? अब लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? हमारा टारगेट हमारा है नागरिकों के लिए। यहाँ नागरिक और व्यक्ति शब्द में भारी अंतर है, जैसे कि आपको मैं अगले टॉपिक में मूल अधिकारों के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर नागरिकों के लिए है, नागरिक भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में इसे परिभाषित किया गया है, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। समस्त नागरिकों को अब यहाँ पर क्या टारगेट है? न्याय। पहला लक्ष्य है न्याय। न्याय 3 प्रकार के उल्लेखित हैं प्रस्तावना में: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय से तात्पर्य क्या है? सामाजिक न्याय क्या होगा? सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय से तात्पर्य है धर्म, जाति, लिंग, भाषा, किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, यह सामाजिक न्याय है। जब मूल अधिकार में समानता का अधिकार आप पढ़ेंगे तो वहाँ सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है। फिर आर्थिक न्याय, जब आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वहाँ अनुच्छेद 39 में 39, अनुच्छेद 39 में आप डीपीएसपी के दौरान, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, मैं आपको बताऊंगा कि आर्थिक न्याय सभी वर्गों को, जैसे स्त्री और पुरुषों को आजीविका के अवसर समान मिलें, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, इस प्रकार की जो हमारे लक्ष्य हैं वह आर्थिक न्याय को स्पष्ट करते हैं। और राजनीतिक न्याय, वोट डालने का अधिकार, मत देने का अधिकार। जब आप अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 पढ़ेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि 325 ये कहता है कि धर्म, भाषा, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। और 326 ये कहता है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति
वोट डालने का अधिकारी होगा, बशर्ते कि वह अपना निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वा ले। तो राजनीतिक न्याय, तो न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर हम बात करते हैं दूसरे लक्ष्य की, जो है स्वतंत्रता। देखिए, न्याय एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसको सबसे पहले रखा गया है। न्याय, बिना न्याय के स्वतंत्रता और समानता कहीं भी नहीं आएगी। तो स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? विचार, आप सोच सकें, आप अपने मस्तिष्क में कोई भी बात, कोई भी विचार आपके आएँ, आप उनमें मनन करें, चिंतन करें। फिर अभिव्यक्ति, जो विचार आपके उत्पन्न हुए हैं उनको अभिव्यक्त करना, उनको बाहर लाना, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कविता हो, किसी भी प्रकार से आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। विश्वास, धर्म और उपासना, ये धर्म से जुड़ा हुआ है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है। विश्वास, आप आस्तिक हैं या नास्तिक, ये आपको स्वतंत्रता होगी। धर्म, आपकी क्या पद्धति है वो आप स्वतंत्र हैं। उपासना, पूजा पद्धति भी आप भगवान से हाथ जोड़कर, या आप किस प्रकार से आपका आराधना या पूजा या उपासना की आपकी पद्धति है, वो आपको स्वतंत्र छोड़ दिया गया है प्रस्तावना के माध्यम से। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब तीसरा टारगेट है हमारे पास समता का। समता, ध्यान रखिएगा, समानता शब्द नहीं है प्रस्तावना में। अक्सरस किन शब्दों का प्रयोग हुआ है उसे हमें यहाँ भली भांति देखना है। समता मतलब, समता का मतलब है कि समान दृष्टिकोण से देखने का नजरिया हो। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, किसी भी व्यक्ति को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होना चाहिए। मूल अधिकारों में समानता के अधिकार में और विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे। प्रतिष्ठा, डिग्निटी, हम मानव हैं, मनुष्य हैं, तो हमें प्रतिष्ठा के साथ जीवन का अधिकार होना चाहिए। अवसर, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ है कि कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि हमें अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अवसर की समता सबको प्राप्त होनी चाहिए। प्राप्त कराने के लिए शब्दों पर आपको गंभीरता से ध्यान देना है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। देखिए, इन सब चीज़ों के, इन लक्ष्यों के होते हुए भी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है व्यक्ति की गरिमा, जिसका हमने अभी यहाँ कहा था कि प्रतिष्ठा, वही चीज़ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति और राष्ट्र में संतुलन स्थापित करता है हमारी प्रस्तावना। इसमें व्यक्ति को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना महत्व हम हमारे राष्ट्र को देंगे, नेशन को देंगे। तो व्यक्ति की गरिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र नहीं टूट सकता, राष्ट्र के टुकड़े नहीं हो सकते। हम हमारे राष्ट्र का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते। हम हमारे राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं कर सकते। कितने भी बड़ी महाशक्ति हो, हम कभी हमारे राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। देखिए, आपको ध्यान रखना है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता, ध्यान आ रहा होगा आपको कि ये बाद में जुड़ा है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976। कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? इंदिरा गांधी। सुनिश्चित करने वाली बंधुता। जब हम ये शब्द पढ़ते हैं बंधुता, फ्रांस याद आता है। फ्रांस, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का वो नारा जिससे फ्रांसीसी क्रांति और आज़ादी की जो राह है वो बनी थी। और ये जब हम हमारे प्रस्तावना में देखते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये हमने फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रभावित होकर प्रस्तावना में सम्मिलित किया है। बंधुता, भाईचारा, भाईचारा, धर्म, जाति, लिंग से परे हटते हुए हमें समस्त भारतीयों को हमारा भाई मानना होगा। और हम प्रतिज्ञा भी लेते हैं, जब प्रार्थना सभा होती है तो समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। वही बंधुता, वही भाईचारा बढ़ाना है, इन चीज़ों को बढ़ाना है। जब तक ये चीज़ें बढ़ेंगी नहीं, तब तक हमें हमारे आज़ादी के मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने में कठिनाई आएगी। ये आपका कर्तव्य है कि आप इन चीज़ों को स्थापित करें। दृढ़ संकल्प हुए हैं, हमने एक दृढ़ संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा ली है, और दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा, ध्यान रखिए प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं है, तो ध्यान रखना है कि संविधान सभा, इस शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। आपको ध्यान रखें कि संविधान सभा में आज तारीख दिनांक नहीं है, दिनांक शब्द का प्रयोग नहीं है, तारीख शब्द का प्रयोग है। शब्द से आपको ध्यान रखना है, ये नहीं है कि दिनांक लिख दिया तो आप उसको सही मान लें। जिस प्रकार से यहाँ धर्मनिरपेक्ष शब्द सही नहीं माना जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ दिनांक शब्द भी सही नहीं माना जाएगा। तारीख, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, उर्दू का शब्द है। तारीख 26 नवंबर 1949, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण तारीख है। देखिए, प्रस्तावना या हमारा संविधान कब अंगीकार हुआ?
कब उसे स्वीकार किया गया? 3 शब्द आते हैं प्रस्तावना में जब आप देखेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। कब किया गया, क्या तारीख है? तो तीसरी चीज़ हमें यहाँ स्पष्ट होती है, संविधान के लागू होने की तारीख। संविधान के लागू होने की तारीख ये क्या है? स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं 26 नवंबर 1949। ये वह तिथि है जब भारतीय संविधान अंतरिम रूप से लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर ऐतिहासिक महत्व रखता है। 26 नवंबर ऐतिहासिक महत्व के तहत 1930 में जो 26 जनवरी ऐतिहासिक महत्व रखता है, लेकिन यहाँ पर 26 नवंबर जब संविधान बनकर तैयार हो गया तब कुछ विद्वानों ने संविधान सभा में कहा कि इसे हमें लागू कर देना चाहिए, लेकिन पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वानों ने कहा कि 26 जनवरी जो हम स्वराज दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, उसकी ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। हम 26 जनवरी को जाकर 1950 में संविधान लागू करेंगे। तो संविधान लागू होने में 2 तिथियां आती हैं, एक तो प्रस्तावना में उल्लेखित है और एक का उल्लेख आप आर्टिकल 394 में देखेंगे। प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 प्रस्तावना, यहाँ पर 3 वाचन हुए हैं संविधान को लागू करने के लिए। जब तीसरा वाचन कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, तब 26 नवंबर 1949 को अंतरिम रूप से कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान, या शब्द आता है अंतिम रूप से संविधान कब लागू हुआ, उसका उल्लेख 394 में किया गया है। देखिए वापस पुनः 26 नवंबर 1949 ईस्वी। लेकिन हिंदी में कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछा जा चुका है, आपको तैयार रहना है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, जब हम विक्रमी संवत के हिंदी माह जब हम पढ़ते हैं तब उसमें मार्गशीर्ष जो माह है, मिति मतलब दिनांक या तारीख, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष आते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विक्रमी संवत जो है हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त है। इसको मान्यता कैसे मिली, कब मिली? प्रस्तावना में आप देखते हैं कि जब इतना महत्वपूर्ण और इतनी छोटी सी प्रस्तावना में जब हम इसको स्थान दे रहे हैं तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाती है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, जिसे हम अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 26 नवंबर 1949 कहते हैं, लागू हो गया। एतद द्वारा इस संविधान को, अब देखिए संविधान सभा शब्द भी है, संविधान शब्द भी है, को अंगीकृत अंगीकार करना, स्वीकार करते हैं, अधिनियमित विधि द्वारा स्थापित करते हैं, विधि के रूप में लागू करते हैं, और आत्मार्पित स्वयं को अर्पित करते हैं।